रो, RHO रो क्या है? देखो, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, आया कैसे था? आया ऐसे था, हमने क्या पढ़ा? फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, आर प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को जब हमने एक साथ लिखा था तो क्या था? आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ये जब हटा के हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लेकर आए थे तब आया था ये कांस्टेंट जिसका नाम है रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो इस रो का फॉर्मूला बनाते हैं और रो को समझते हैं कि रो है क्या चीज एक्चुअली। देखो, अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ऊपर एल के साथ में इनटू में आ जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, हमें रो का फॉर्मूला बनाना है। क्या करो? क्रॉस इंटू कर दो, इसके नीचे 1 मान लेते, इन दोनों को क्रॉस इंटू, इन दोनों को क्रॉस इंटू, तो क्या हो गया? देखो, रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए। ठीक है, रो का फॉर्मूला चाहिए, रो को इधर रख लेते हैं, एल को उस तरफ लेके जाते हैं इक्वल के साइन के, तो आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, ये रो का फॉर्मूला हो गया, रो इज आर ए अपॉन एल, ये रो का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। भाई आर क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इंटू ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपॉन एल। लेंथ क्या है? ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की? मीटर। ठीक है, देखो मीटर स्क्वायर से ये मीटर के स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई? रो इज इक्वल टू ओम मीटर। तो ये पहली चीज की इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा प्लेट करना, ओम मीटर ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले से हम इसकी बनाते हैं। देखो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ए है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काफी बड़ा हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऐसा मेरे पास एक कंडक्टर है और उसकी लेंथ ये जो एल है ना, ये एल 1 मीटर है। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, then row of that conductor, row of that wire will be r into area कितना है इसका? 1 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी है इसकी? 1 मीटर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या 1 अपॉन 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 इंटू आर क्या आएगा? आर ही आएगा। यानी इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तब क्या हो गया? आर ही रो हो गया, रो ही आर हो गया। ऐसे केस में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? आर के इक्वल हो जाएगी। यानी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो क्या है? रो आर ही है, रेसिस्टेंस ही है। किसका? उस कंडक्टर का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। कोई भी मटेरियल अगर हमने लिया, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी लिया, अगर हमने उसका एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो उस कंडक्टर का जितना रेसिस्टेंस होगा ना आर, वही उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो जाएगा, वही उसकी रेसिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से रेसिस्टेंस ही है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही है। ठीक है, यही वही चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस है, रुकावट पैदा करेगी। तो ये यहां पर हमारे पास क्लियर हो गया कि रो क्या चीज है ना। व्हाट इज रो? सो रो इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। देखो, रो में एक चीज और है कि रेसिस्टिविटी कितनी होती है। देखो, एक टेबल दे रखी है, उसमें रेसिस्टिविटी के डेटा आपको दे रखे हैं बहुत सारे बुक में, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर उस पर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वो देंगे आपको डेटा, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा आइडिया होना चाहिए कि रेसिस्टिविटी किसकी कितनी होती है। तो मेटल और एलॉय जो होते हैं ना, इनकी रेसिस्टिविटी जनरली लो होती है। मेटल एंड एलॉय हैव लो रेसिस्टिविटी और इनकी रेसिस्टिविटी की रेंज है 10 to the power -8 ओम मीटर टू 10 to the power -6 ओम मीटर।
मेटल और एलॉय की जो रेसिस्टिविटी है वो इतनी होती है, 10 की पावर 8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है, ठीक है, माइनस में है। ग्लास और रबर, ये जो इंसुलेटर होते हैं, इनकी रेसिस्टिविटी देखो आप कितनी है, 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17, ये इस रेंज में होती है प्लस में। तो इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या है, इंसुलेटर है। अब जो यह चीज़ हमको समझनी है ना, वो है फैक्टर्स। अगला टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑन विच रो डिपेंड्स, ऑन विच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। देखो हमने पढ़ा कि आर यानी रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर थे। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर रो जो डिपेंड करता है ना, वो 2 चीजें हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, और नंबर 2 है टेम्परेचर। बस 2 ही फैक्टर है। रो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। देखो रेसिस्टिविटी से रिलेटेड है ना, कुछ 2-4 पॉइंट है बुक में, जिन पर एक्सरसाइज के में एक क्वेश्चन भी है और इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन देयर कांस्टेंट मेटल। एलॉय होती है, हम जानते हैं एलॉय क्या होती है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल, 2 मेटल, 3 मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। 2 या 2 से अधिक मेटल को एक साथ मिक्स करके जो बना ली वो एलॉय होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील, हम जानते हैं स्टील एक एलॉय है, जिसमें किसकी एलॉय है, आयरन की है, ठीक है। मेटल वाले चैप्टर में है, 3rd वाले चैप्टर में था, आपने पढ़ा भी है। तो एलॉय की जो रेसिस्टिविटी है वो इनके कांस्टेंट मेटल से ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एक कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है, किसकी, कॉपर और निकल की। तो कॉन्स्टेंटन की रेसिस्टिविटी देखो कितनी है, 49 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। कॉपर और निकल की कितनी है, 1.6 टू 6.84 10 टू द पावर -8। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, 10 टू द पावर -6। माइनस में, नेगेटिव में जितनी पावर छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर -6 और वहाँ 10 की पावर -8, बड़ा कौन है, बड़ी यूनिट कौन सी है, ये है 10 की पावर -6 नेगेटिव वाली, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टेंटन की कितनी ज़्यादा है, इसके जो कॉन्स्टेंट मेटल है इनसे तो कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसी तरह से मैंगनीन, मैंगनीन एक एलॉय है, किसका, कॉपर, निकल और मैंगनीज का। इसकी कितनी है, मैंगनीन की है 44 इंटू 10 की पावर -6। और यहाँ पर कितनी है, किसी की भी 44 नहीं है। कॉपर और निकल की तो ये रही 1.6 और 6.8 10 टू द पावर -8, और इसकी 1.84 10 की पावर -6। यहाँ कितनी आ गई, 44, बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा होगी देखो। नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इनमें से चारों में किसी की भी इतनी नहीं है, इन सबसे ज़्यादा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि रेसिस्टिविटी जो एलॉय होती है ना, उनके कांस्टेंट मेटल से रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इनका फिर एक यूज भी है। एक तो ये कि ये होती क्यों है ज़्यादा, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना, वो हायर क्लासेस के लेवल का है। यहाँ पर हम बुक में भी नहीं है और डिस्कस करना उतना नहीं है। बहुत सारे जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम डिटेल में नहीं जाते। ये ध्यान रखना हमको कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन देयर कांस्टेंट मेटल। इससे इसका एक अच्छा यूज हो गया। क्या यूज हो गया, हीटिंग इफेक्ट में। ऐसी डिवाइसेज जो हीटिंग डिवाइसेज है ना, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ है ना, इमर्सन रोड हो गई या इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम एलॉय को यूज करते हैं रादर देन मेटल। क्यों, क्योंकि हमें वहां पर क्या है, हमें ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसका, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम पढ़ेंगे उसको आगे जब पढ़ेंगे ना, हीट वाला। H का फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे वहां पर H=I²RT, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा ना, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया कि वाई एलॉय आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस देन मेटल, देन देयर प्योर मेटल। तो उसका एक पॉइंट आपको ये लिखना है, बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन देयर कांस्टेंट मेटल। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये लिखना है जो इसी में है कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर। मेटल जो होता है ना, वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है एक तरह से कि जल गई, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है। लेकिन एलॉय जो होती है ना, हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होती। इसलिए भी हीटिंग डिवाइसेज में, टोस्टर में और इनमें जितनी भी हीटिंग डिवाइसेज है ना, वहां पर हम एलॉय यूज करते हैं
मेटल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो दो रीजन है, एक तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या हुआ, हमें ज़्यादा हीट मिलेगी। अच्छा, ज़्यादा हीट अगर मिल गई तो फिर अगर वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हमें पता है हीटिंग डिवाइसेस में हीट ही प्रोड्यूस होती है, उतनी ज़्यादा हीट से जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो यानी जल सकती है। जैसे मान लो कोई वायर है वो जल गया एकदम से, है ना, जल के वो एकदम ऐसे राख हो गई उसकी, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी। कौन? एलॉय। इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में हम एलॉय यूज करते हैं रादर देन प्योर मेटल। जैसे यहाँ पर एक है कि टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन 74 एटॉमिक नंबर होता है, W इसका सिंबल है, वुल्फ्राम लैटिन वर्ड से आया है। इसका जो टेम्परेचर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा है। और इसका यूज़ कहाँ पर है, देखते हैं हम, जो क्वेश्चन भी है जिस पर कि टंगस्टन इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 74, ठीक है। इसका सिंबल है W, वोल्फ्राम इसका लैटिन में वोल्फ्राम, ठीक है, वोल्फ्राम इसका नाम है लैटिन नेम, और उसी से इसका सिंबल W है। 74 इसका एटॉमिक नंबर होता है। टंगस्टन इज ए मेटल विच इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। व्हाई इट इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट? तो इसका जो आंसर है ना वो ये है, बिकॉज टंगस्टन इज ए मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना अगर टेम्परेचर होगा ना तब जाके ये मेटल जो है वो मेल्ट होगी। तो इसका एक्सक्लूसिवली यूज होता है बल्ब फिलामेंट्स में। आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए, जो पुराने बल्ब आते थे ना वो येलो लाइटिंग जिनसे होती थी, जिनमें एक बीच में आप स्प्रिंग के जैसा ऐसा देखते थे फिलामेंट, तो वो जो फिलामेंट है ना, जो ग्लास केस में बंद था, वो जो फिलामेंट होता है ना, वो फिलामेंट ये इसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो टंगस्टन एक मेटल है जिसका बल्ब फिलामेंट बनाने में काम में आती है ये। और क्यों आती है? तो उसका आंसर ये है, बिकॉज इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। और ये इंकेडेंस बनती है, यानी चमकने कब लगती है? जब इतना टेम्परेचर हो जाता है 2400 केल्विन, लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस आसपास, ठीक है। इतना टेम्परेचर जब होता है ना 2100 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये इंकेडेंस बन जाती है, इंकेडेंस यानी चमकने लगती है। और इतना टेम्परेचर जो कभी होगा ही नहीं, यानी ये मेल्ट होगी नहीं, इतना टेम्परेचर, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी नहीं, ठीक। फोर्थ पॉइंट है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, जो वायर होते हैं जिनके थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, जो GSS होते हैं ना, जहाँ से ये जिनको हम पावर स्टेशन कहते हैं, जहाँ से बिजली के तार जो खींचे होते हैं खंभों से या अंडरग्राउंड केबल्स में, तो यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम का ही जनरली यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों यूज किया जाता है, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका आंसर है बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो रेसिस्टिविटी। कॉपर की रेसिस्टिविटी देखो बहुत कम होती है, सिल्वर के बाद में यही आता है, सिल्वर की सबसे कम है 1.60 और कॉपर की है 1.62, सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा 1.62 इंटू 10⁻8 ओम -8 ओम मीटर, और एल्यूमिनियम की है 2.63 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। अच्छा, क्या इससे क्या होगा? लो रेसिस्टिविटी होने से क्या फायदा है? लो रेसिस्टिविटी होने से फायदा ये है कि जब रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टिविटी कम है, तो करंट इजीली स्मूथली फ्लो करेगा। जो लॉस ऑफ करंट है रास्ते में, छीजत जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन लाइंस में, जब जितनी पीछे से जितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है ना, उतनी हमारे घरों तक नहीं आती। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो रास्ते में ऐसे ही डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो वो इसकी रेसिस्टिविटी की वजह से डिसअपियर होती है। तो अगर हम ऐसी मेटल हमको यूज करनी चाहिए जिसकी रेसिस्टिविटी कम है, ताकि जितना करंट पीछे से भेजा जा रहा है ना उतना ही आगे पहुंचे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के तार अगर खींच देंगे तो क्या होगा? कॉपर के इनके ही नहीं छोड़ रहे, है ना, चोरों की तो मौज हो जाएगी, सिल्वर काट काट के ले जाएंगे रात में। जैसे कॉपर की भी जगह जगह से ट्रांसफार्मर चोरी, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते कि ट्रांसफार्मर चोरी फला जगह ये, तो वो क्यों चोरी करते हैं? कॉपर है उनमें, और कॉपर जो है ना कॉस्टली मेटल है, मार्केट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है इसका। तो अभी इसका भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ये भी काफ़ी कॉस्टली मेटल है। एल्यूमिनियम है हालांकि, लेकिन एल्यूमिनियम की थोड़ी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कॉपर जनरली अभी जो हम है ना वो एल्यूमिनियम के ही जैसे लॉन्गर लाइन्स होते हैं ना, वहाँ पर एल्यूमिनियम वायर ही काम में लेते हैं, बाकी या कॉपर काम में आता है। तो इसका रीजन ये है कि वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज ऑफ देयर लो रेसिस्टिविटी।